साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज का वीडियो हमारा लोन डिफॉल्टर पर एक खास वीडियो होने वाला है, इसीलिए मैं हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स, जो भी व्यूअर्स लोन डिफॉल्ट के मैटर में हमारा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, उन तमाम लोगों से सिर्फ ये अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें और उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो है वह टोटली ग्राउंड बेस यानी कि धरातल पे बन रहा है, जहां पर छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। और आज इस वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोन डिफॉल्ट होने के कारण जो आप हरेसमेंट झेल रहे हैं, जो आप प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, जो तकलीफें झेल रहे हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तार से जमीनी जानकारी दें जो सीधी सरल सहज भाषा में आपके यहां चली जाए। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि भले ही आप कॉल बुक पर हमसे जुड़ चुके हैं, हमसे पहले बात कर चुके हैं, यदि आपने फोन पर हमसे लंबी बात भी की हो, इसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको जो डिटेल इंफॉर्मेशन साझा करने वाला हूं वह डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आज तक साझा नहीं की है। साथियों अब टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक ये है कि लोन डिफॉल्ट से जुड़े न केवल हमारे अपितु आपने ढेरों यूट्यूब चैनल देखे और ढेरों यूट्यूब चैनल पर देखकर आप अपने हक और अधिकारों के बारे में जागृत होते हैं। तो ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल आपको जानकारियां देते हैं और उन्हीं जानकारियों के आधार पर आप अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आज तक आपने एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल से पहले कभी प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर के बारे में नहीं सुना था। लेकिन आज हम आपको हर वह बात बताने की कोशिश करेंगे जो एक आम लोन डिफॉल्टर को, जो किन्हीं विषम परिस्थितियों के अंदर ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा है और हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। इसीलिए मेरा सिर्फ एक निवेदन है, सिर्फ एक निवेदन कि आपने हमारे जो भी वीडियो देखे उन सारे वीडियो को आपने सराहा नहीं सराहा, लेकिन इस वीडियो को आप पहले लाइक कर लीजिए। इसके पीछे कारण है कि कभी कभी क्या होता है कि हम YouTube चैनल पर कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो हमें बेहद पसंद आता है और बाद में हम उसको सर्च करते हैं ना तो मिलता नहीं है। तो यदि किसी वीडियो को आप लाइक कर लेते हैं तो आपके YouTube चैनल में लाइक्ड वीडियो के अंदर वो वीडियो आ जाता है और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज यही बात कह रहा हूं, इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए फिर सुनिए। अब बात करते स्टार्ट से। साथियों जैसा कि आप जानते हो कि लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में हमारे चैनल पर आंखों से आंखें मिलाकर बिना कोई स्क्रिप्ट रेडी किए आपसे बात की जाती है और अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर आपको एक बेहतर जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते, आर्थिक हालातों के चलते, घर में किसी दुर्घटना को चलते यदि आपके साथ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई है कि जिन परिस्थितियों के चलते आप मासिक किस्त राशि की अदायगी एनबीएफसी को नहीं कर पा रहे, यानी कि आप लोन डिफॉल्टर होने वाले हैं या लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, दोनों ही आधारों पर आप हमेशा एक प्रयास करते हैं खुद के सिविल स्कोर को मेंटेन करने के लिए, मार्केट से ब्याज पर पैसा लाकर आप अन्य ऑनलाइन ऐप से लोन लेकर आप ईएमआई का भुगतान करते हैं और सोचते ये हैं कि आने वाले 6 महीने में कुछ बेहतर होगा और मैं सारे लोन को चुका दूंगा। हम बॉलीवुड सिनेमा से नहीं है जहां एक जमीन पर चलने वाला आदमी अचानक से एरोप्लेन खरीद लेता है। हम वास्तविक धरातल पर चलते हैं और धरातल पर इस बात को मान के चलिए कि यदि आप 2, 5, 10 लोन के अंदर फंस गए हो ना
तो आप कभी ये मत सोचना कि कोई चमत्कार हो जाएगा और मैं लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश करूंगा, ट्रेडिंग में लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट में, तो पैसा 4 गुना हो जाएगा, मैं सबको लौटा दूंगा। तो ये सोचना बेईमानी है। बेईमानी का बेईमानी नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं या होने वाले हैं। इन दोनों ही स्थिति में आपके दिमाग में एक बात चलती है कि मेरे लोन का सेटलमेंट हो जाए। ढेरों यूट्यूब चैनल पे आपने ये सुना है कि हम सेटलमेंट करवाते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा हम सेटलमेंट करवाते हैं, क्योंकि सेटलमेंट करवाना किसी तृतीय पक्ष की भूमिका उसमें होती नहीं है। कोई आपको सेटलमेंट के नाम पर किसी राशि की डिमांड कर रहा है, मान लीजिए कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि सेटलमेंट केवल एनबीएफसी और लोनी के बीच का मैटर है, जिसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है। अब बात यह आती है कि हमारा लोन डिफॉल्ट हुआ ही नहीं और हम आर्थिक बुरी परिस्थितियों में फंस गए और हम चाहते हैं कि हमारे लोन का सेटलमेंट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सीधे बैंक जाके बात करते हैं कि भाई मेरे लोन का सेटलमेंट करना है। कभी नहीं होगा, क्योंकि आप उनके जेन्युइन क्लाइंट हैं। आपने कोई लोन डिफॉल्ट किया ही नहीं है, आपने हर ईएमआई चुकाई है। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, घर में क्या बुरे हालात चल रहे हैं, उन हालात से बैंक को कोई मतलब नहीं है। बैंक देख रहा है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट है। यदि किसी महीने आप ईएमआई नहीं चुका रहे हैं तो बाउंसिंग के 8 दिन बाद भी मैं पेनल चार्जेस आप ईएमआई चुका रहे हैं, सेटलमेंट नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि सेटलमेंट होता है उसी परिस्थिति में जब बैंक को लगता है कि येन केन प्रकारेण सामदाम दंड भेद, किसी भी नीति से इस व्यक्ति से राशि की वसूली नहीं की जा सकती है, उसी स्थिति में सेटलमेंट होता है। एक बात हम करते हैं लोन मोरेटोरियम की और लोन रिस्ट्रक्चर की, कि लोन मोरेटोरियम का भी प्रावधान होता है और लोन रिस्ट्रक्चर का भी प्रावधान होता है। तो क्या प्रत्येक लोन पर, प्रत्येक आपने जो भी डेप्ट ले रखा है, क्या प्रत्येक डेप्ट पर आपको मोरेटोरियम का लाभ मिलेगा या फिर रिस्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा? ये डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है, आपका मैटर क्या है, आपकी स्टोरी क्या है। मैं आपको पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा, यदि आप किसी लीगल एक्सपर्ट से यदि आप लोन के मैटर में राय लेना चाहते हैं तो एक इंडेक्स बना दीजिए, एक सारणी बना दीजिए जिसमें बैंक या एनबीएफसी का नाम लिखिए, दूसरे कॉलम में लोन अकाउंट नंबर लिखिए, तीसरे कॉलम के अंदर लोन अमाउंट लिखिए, चौथे कॉलम के अंदर किस्त राशि लिखिए, अगले कॉलम के अंदर टोटल नंबर ऑफ ईएमआई लिखिए, कितनी ईएमआई है, अगले कॉलम में कितनी ईएमआई आपने चुका दी, उसके अगले कॉलम में कितनी ईएमआई बाकी है, उसके अगले कॉलम में कितनी कब से आप डिफॉल्ट है, और उसके अगले कॉलम में क्या लोन सिक्योर्ड है, हाँ या ना। यदि हाँ तो क्या है, मकान है, दुकान है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो क्या आपने बतौर सिक्योरिटी कोई चेक दे रखे हैं, तो बैंक का नाम, चेक नंबर। यानी कि जब तक आप किसी लीगल एक्सपर्ट को आप ये सारी चीजें नहीं बताओगे ना, तब तक वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि लोन मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर और लोन सेटलमेंट के लिए क्या तरीका होगा। तो किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलने से पहले इस डिटेल को बना दीजिए। किसी की कॉल बुक भी करते हैं ना, कॉल बुक करते ही पहले ये डिटेल बना दीजिए, ताकि आपको बार बार फोन नहीं करना पड़े और वो व्यक्ति भी आपको एक बार में ही संपूर्ण जानकारी दे पाए। इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक शॉर्ट नोट भी लिख दीजिए आप कि आप क्या काम करते हैं, अभी आपकी मंथली आमदनी कितनी है, अभी आपका ईसीएस अमाउंट कितना हो गया है, इसके अलावा आपकी उम्र क्या है और आप क्या चाहते हैं और किन परिस्थितियों के चलते ये परिस्थितियां पैदा हुई है, आपके नाम पर क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी के नाम पर क्या संपत्ति है, आपकी वाइफ के नाम पर क्या संपत्ति है,
अभी आप किस स्थान पे रह रहे हैं, लोन के डॉक्यूमेंट में से कौन सा एड्रेस आपने शो कर रखा है। साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट को बतानी चाहिए। अब होता क्या है साथियों, आपकी इस डिटेल को देखकर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट लीगल पर्सन जो होता है, चाहे वो ऑफलाइन आप किसी से वकील से मिलकर बात करें या किसी ऑनलाइन एडवोकेट से यदि आप कंसल्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों को देखकर वह एक बारगी आपको उचित सलाह दे सकते हैं। अब एक बात गौर कीजिएगा, होता क्या है, होता ये कि जब लोन डिफॉल्ट होता है ना, हम कई लोगों के पास जाते हैं, कई लोगों से फोन पर राय करते हैं। मेरा एक वीडियो आएगा राय जादू से सावधान, उसमें हमारे एक कॉल बुकिंग पर्सन ने हमें ये कहा कि सर मैंने एक यूट्यूब पे नंबर देखकर फोन किया, उन्होंने कहा क्या आपकी कोई ईएमआई डिफॉल्ट है। मैंने कहा नहीं डिफॉल्ट है। तो क्या आप लोन भरने की कंडीशन में हो। हाँ सर भर तो सकता हूं, 4 ही लोन है और ऐसी कोई बुरी स्थिति भी नहीं है, लेकिन अब भरने की मंशा नहीं है, क्या करूं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप 3 महीने लगातार किस्तें बाउंस करा दो, फिर बात करते हैं। और उसके बाद मैंने उनको फोन किया तो वो फोन ही नहीं उठा रहे। साथियों, एक बात ध्यान रखना, अगर लीगल सजेशन जब लेना हो ना तो किसी लीगल एक्सपर्ट से लें। यूट्यूब पे किसी को भी देखकर ये जाने बिना कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो आपको गर्त में ले जाएगा। अब यदि आप कैपेबल हैं तो आपको कभी भी डिफॉल्टर नहीं बनना चाहिए। यदि आप लोन के दलदल में नहीं फंसे हो और आपके पास पर्याप्त आमदनी के साधन है या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको निकालकर आप इस झंझट से मुक्ति पा सकते हैं, तो आपको पा लेनी चाहिए। क्योंकि नरक क्या है, नरक इस जमीन पर वो इंसान भुगत रहा है जो वास्तव में लोन के दलदल में फंसा है। मेरे कई दर्शक इस बात पे अभी कमेंट्स कर सकते हैं, क्या ये मेरा कहना सही है कि नहीं है, कि वास्तविक नरक वो व्यक्ति भुगतता है जो लोन के दलदल में फंसा हुआ है। वो बेहतर जानता है कि वास्तव में उनके सामने क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। साथियों, मैं एक बात आपको बता दूं कि यदि आपको लग रहा है कि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो गए और आप लोन डिफॉल्टर होने वाले हैं, या आप 1-2 ईएमआई चुक गए और जिसके लिए कोई जेन्युइन वजह है और आपको चाहिए समय, आपको चाहिए लोन मोरेटोरियम, आपको चाहिए लोन रिस्ट्रक्चर या आपको चाहिए लोन सेटलमेंट, तो ये ध्यान रखिए कि यदि आपको ये सारी सुविधाओं का लाभ चाहिए तो आपको भी कंपनी को एक प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा। प्रायर नोटिस भले लीगल टर्म्स पे बने, लेकिन उसमें आपकी स्टोरी शामिल होती है। और प्रायर नोटिस बनाने के लिए कभी भी एक लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट की राय ले, उनसे तैयार करवाए, खुद वकील बनने की कोशिश न करें। ये बात अलग है कि आपके मल्टीपल 10, 20, 50 लोन हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आप 50 जो नोटिसेज हैं, यदि वो किसी एडवोकेट के माध्यम से बनाते हैं तो आपको उनका लीगल खर्च भारी पड़ सकता है। तो आप उनसे केवल एक प्रायर नोटिस बनवाएं और उस प्रायर नोटिस के बेस पे आप अपने अदर नोटिसेस तैयार करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें एक पर्सन ने बताया कि सर मैंने एक प्रायर नोटिस भेजा और उसमें मैंने बताया कि मैं गैम्बलिंग में पैसा हार गया हूं, जो लोन लिया था वो अब मैं किस्त नहीं भर सकता हूं। कंपनी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, क्योंकि कंपनी के पास एविडेंस हो गया कि उस व्यक्ति ने उनको नोटिस भेजकर इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस पैसे का यूज उसने अनफेयर किया है, उसने गलत चीज में यूज किया है, तो एफआईआर तो होगी। कल हमसे एक पर्सन ने बातचीत की थी, उसने कहा कि सर मैं कंपनी को प्रायर नोटिस भेज रहा हूं, आप प्रायर नोटिस को देखिए। जब मैंने देखा तो सर पे हाथ रखा, ये क्या, यानी कि उन्होंने एक एनबीएफसी कंपनी को नोटिस भेज रहे हैं और उसके अंदर ये लिख रहे हैं कि मैं मल्टीपल लोन का शिकार हो गया हूं और सारी कंपनियों की डिटेल लिख दी। इस कंपनी से ये लोन लिया, इसकी इतनी किस्तें भरी, इतनी किस्तें बाकी, इतनी किस्तें बाकी है, और कम से कम जितने भी लोन थे उनका जिक्र कर दिया। यानी कि आप अपनी प्राइवेसी कंपनी को सुपुर्द कर रहे हो और यहां पर यह माना जाएगा कि आप विलफुल डिफॉल्टर हो। माना कि आपके सिविल रिकॉर्ड से ये चीजें ट्रैक होती है, लेकिन एक ट्रैकिंग उनके द्वारा की जाए
और एक ये होता है कि आप खुद ही रिकॉर्ड बता रहे हो उनको कि मैंने यहाँ लोन ले रखा है, यानी कि मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं, आप क्लियर करना चाह रहे हो। इसीलिए प्रायर नोटिस भेजते हैं वो बड़ी सावधानी के साथ आपको भेजना चाहिए। और मल्टीपल लोन के शिकार है ना, तो किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से आप सिर्फ एक नोटिस बनवाएं और एक नोटिस बनवाकर आप उस नोटिस को आप अलग अलग बैंकों को, एनबीएफसी को भेज सकते हैं, जिसमें अपना इंटेंशन क्लियर कर सकते हैं। प्रायर नोटिस में आप सेक्शन 25, 130 एनआई एक्ट, कस्टमर केयर के कॉल, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, आर्बिट्रेशन, प्रत्येक वो तथ्य ले सकते हैं जहां जहां आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। साथियों, ये ध्यान रखना कि प्रायर नोटिस जो पहला नोटिस होता है ना, वो आपके मामले में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं एक बात कहता हूं कि प्रायर नोटिस आप किसी भी एडवोकेट से तैयार करवा के जो भेज रहे हैं ना, वो भेजे आप खुद के नाम से, किसी एडवोकेट के नाम से मत भेजे। इसके पीछे कारण होता है। अभी हमारे एक जो क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर, कंपनी को जब नोटिस गया तो कंपनी मुझे बड़े मीठे तरीके से फोन करके ये जानना चाह रही है कि ये नोटिस किससे बनवाया है, आखिर कौन है ऐसा व्यक्ति जिससे आपने ये नोटिस तैयार करवाया है। फिर मैंने क्या पूछा, भैया आपने क्या जवाब दिया? सर, मैंने वो जवाब नहीं दिया, मैंने कहा मैंने नोटिस खुद बनाया है। तो वो दबाव डाल रहे थे कि नहीं, आपको नाम बताना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि नोटिस आप कभी भी खुद के नाम से भेजें, ताकि इससे क्या होता है कि जितने भी कोर्ट्स के अंदर एडवोकेट्स काम करते हैं ना, क्या हर कोर्ट के अंदर उसी एनबीएफसी के पैनल एडवोकेट भी होते हैं। यानी कि ये है कि आपका मैटर डिफेंस में रहेगा और आपके चीजें सार्वजनिक नहीं होगी। तो नोटिस भले ही वकील साहब से तैयार करवाए, नोटिस अपने नाम से भेजे। और एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपके मल्टीपल लोन है तो मैं सजेशन दूंगा, हर लोन के लिए आप एक फाइल बनाओ। हर लोन के लिए आप एक फाइल बनाओ, यानी कि कंपनी आपको कोई नोटिस दे रही है, भले मेल पे दिया, व्हाट्सएप पे दिया, टेक्स्ट मैसेज में लिंक दिया या डाक से भेजा, आपका पहला काम होना चाहिए कि आप उस नोटिस को लिफाफे से बाहर निकालो और उसको पढ़ो। नहीं समझ में आता है, अपने लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट को व्हाट्सएप करो, उनसे राय लो और उस फाइल में कंपनी वाइज फाइल बना दो, उस फाइल में लगा दो। और यदि आप कोई प्रायर नोटिस देते हैं, मैं आपको खुला कहता हूं कि जैसे एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे ये एक नोटिस है, ये एक नोटिस है। अब इस नोटिस के 2 पेज हैं, ये 2 पेज हैं। तो इन दोनों पेज में जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो उस दिन की तारीख लिखो नीचे, अपने साइन करो, दोनों पेज पे नीचे साइन कर लो। और दोनों पेज पे साइन करने के बाद ये नोटिस जो होता है ना, आपको भेजना चाहिए 2 या 3 जगह पे। अब 2 या 3 जगह पे कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, तो रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, इनके एड्रेस कहां मिलेंगे? आपके लोन सैंक्शन लेटर में या फिर ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे। अब अगर उनका कोई हेड ऑफिस अलग से है तो आप उस हेड ऑफिस को भी ऐड करो। अब अगर आपने ब्रांच पे जाके लोन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है तो आप ब्रांच का एड्रेस भी लिखो, यानी कि नोटिस में 1 2 3 4 आपने मान लो ये 4 नोटिस बना लिए। अब आपने जब ये नोटिस किसी से तैयार करवा के अपनी मेल पे ले लिया या अपने व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले लिया, तो आपको इस नोटिस की कितनी कॉपी निकालनी है, ध्यान से सुन लो। आपने अगर मान लो ये 2 जगह भेज रहे हो तो आपको कॉपी निकालनी है 3, और अगर 4 एड्रेस पे भेज रहे हो तो आपको कॉपी निकालनी है 5। यानी कि आप जितने लोगों को भेज रहे हो ना, उससे आपको 1 कॉपी एक्स्ट्रा निकालनी है और वो कॉपी आपके फाइल का रिकॉर्ड रहेगा। यहां ये भी ध्यान रखना कि कई एप्लीकेशन होती है ऐसी जो लोन दूसरों के थ्रू देती है। जैसे हम क्रेड ऐप की बात कर ले तो वो लोन लेंडर जो होता है उनका दूसरा होता है। हम पेटीएम की बात कर ले तो उसका जो लेंडर होता है दूसरा होता है। ऐसी कंडीशन में आप केवल पेटीएम को भेज दो ये पर्याप्त नहीं है, आपको उस लेंडर को भी नोटिस भेजना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जब इस नोटिस को आप भेजते हो ना, तो जो आपके पास लिफाफा होता है, कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लिफाफा है। अब इस लिफाफे में क्या होता है कि आप इस नोटिस को 2 तरीके से भेज सकते हो, एक रजिस्टर्ड पोस्ट से, एक स्पीड पोस्ट से। स्पीड पोस्ट का खर्चा ज्यादा होता है, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो। तो ऊपर लिखना पड़ेगा आपको रजिस्टर्ड पोस्ट और फिर 2 करके, यानी ऊपर आपने लिख दिया रजिस्टर्ड पोस्ट और फिर 2 लिखकर आप विथ पिन कोड
आप उस एनबीएफसी कंपनी का पूरा नाम, पता, एड्रेस लिख दो। हम कई बार वेबसाइट पे देखते हैं तो क्या होता है, किसी एनबीएफसी का नाम देखा तो हमने एड्रेस ले लिए और एड्रेस लिख दिए, हमने कंपनी का नाम लिखा ही नहीं, तो वो नोटिस वैलिड होगा ही नहीं। आपको कंपनी का नाम लिखना है और नीचे जो आप फ्रॉम लिखते हो, यहां पे फ्रॉम लिखा हमने। अब फ्रॉम में आपको क्या करना है, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर जरूर लिखना। और जब आप ये स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड कराओ ना, तब उनको कहना कि भैया मेरा फोन नंबर आप डाल देना, ताकि जब इनको डिलीवर्ड होगा ना तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। और जब आप फोन नंबर डलवाओगे, नोटिस चला गया और वो रिटर्न हो गया, नोटिस चला गया, उनको मिल गया, तो आपकी डिलीवरी रिपोर्ट निकलेगी। वो बता देता हूं कैसे निकालनी है। लेकिन ये भी सुन लो, ये भी सुन लीजिए कि कभी कभी एड्रेस गलत हो या फिर उस एड्रेस पे वो मूव हो गए या उस एड्रेस पे है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में वो लिफाफा बंद का बंद लौट के आ जाता है। तो जब बंद लिफाफा लौट के आ जाए तो उस लिफाफे को खोलना नहीं है, क्योंकि वो बंद लिफाफा आपका एविडेंस है, एविडेंस है। इस बात को ध्यान रखिए। अब जब मान लीजिए कि आपने नोटिस भेजा, तो आपको तो आपने 2 नोटिस भेजे, 4 जगह भेजे, जितने भी जगह भेजे, आपको पोस्ट ऑफिस की रसीद मिलती है। ये पोस्ट ऑफिस की रसीद, इस पोस्ट ऑफिस की रसीद को जो नोटिस का आपका दूसरा पेज है उसके पीछे ही चिपका दो, या फिर अगर इस नोटिस पे नीचे जगह बची हो तो उसके नीचे चिपका दो। ये ध्यान रखना कि अगर आपने रसीद खो दी तो आपके इस नोटिस की वैल्यू हो गई 0। अब एक बात और बताता हूं कि जब आप लिफाफा वहां पे पोस्ट ऑफिस में दोगे ना, तो वहां पे एक स्टिकर चिपकता है जिसको हम बार कोड कहते हैं। उस पर ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है। वो ट्रैकिंग नंबर खैर इसमें भी आता है, लेकिन मेरी सजेशन आपको ये रहेगा कि यदि आप नोटिस स्पीड पोस्ट करा रहे हैं तो जब आप वो टिकट चिपका देते हैं ना, उसके बाद उसका फोटो खींच लो। कारण क्या होता है कि कभी कभी इंडिया पोस्ट की इस रसीद पे इतना हल्का लिखा होता है कि हमको वो अंक पढ़ने में नहीं आते हैं कि उसका ट्रैकिंग नंबर क्या है। तो ट्रैकिंग नंबर आपने फोटो खींच लिया और जब इस नोटिस को भेज दो तो 4-5 दिन बाद, 8 दिन बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने लैपटॉप, कंप्यूटर पे बैठना है या साइबर कैफे, ई मित्र पे जाना है और आप उस पे लिखोगे इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग, इंटर मारोगे, वहां लिखा होगा कंसाइनमेंट नंबर। तो कंसाइनमेंट नंबर में वही कंसाइनमेंट नंबर लिखना है जो वो स्टिकर चिपका हुआ था, जो बार कोड है, वो नंबर लिख दो। फिर नीचे कैप्चा लिख दो। कैप्चा लिखने पर ये आपको आ जाएगा, ऐसी एक डिलीवरी रिपोर्ट आएगी इंडिया पोस्ट की। इस डिलीवरी रिपोर्ट को पूरी की पूरी प्रिंट निकालनी है। या लोग अक्सर क्या करते हैं, 2 पेज में निकाल देते हैं, 3 पेज में आ रही 3 पेज में निकाल देते हैं। इसको पेज सेटअप करके 1 पेज कर दो। अब पेज की साइज छोटी हो जाएगी, सॉरी लिखे हुए की साइज छोटी हो जाएगी। इसमें एक चीज देख लेना, आपने जो बुक किया उसका टाइम भी आएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर मैच कर लो कि वो बारकोड नंबर मैच हो रहा है। उसके बाद आइटम डिलीवर्ड आ जाएगा। आइटम डिलीवर्ड आने पर ही प्रिंट निकालनी है, आइटम रिसीव्ड पर प्रिंट नहीं निकालनी है। कभी कभी ट्रैक नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड कंप्लेंट का भी ऑप्शन आता है, जहां पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराओगे तो ये ट्रैकिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर आपने जितने भी नोटिस दिए ना, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दो। ये ध्यान रखना साथियों, भविष्य में आपके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग होगी ना, उस लीगल प्रोसीडिंग के अंदर ये नोटिस, जो 1 कॉपी आपने संभाल के रखी थी अपने साइन करके, उसके पीछे जो डाक रसीद लगाई वो, और उसके पीछे डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा आ गया तो रिटर्न लिफाफा, ये एक एविडेंस है जो कोर्ट में मार्क होते हैं भविष्य में। और इसीलिए कहता हूं फाइल बना के रखना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि कोई कागज यदि आप लंबे समय तक मुड़ा के रखते हो ना, तो उसकी लिखावट चली जाती है। इसीलिए इस तरीके से फाइल बना लो। अब आपने ये नोटिस भेज दिए, आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ। आप एक इंटीमेशन लेटर तैयार करवा दो वकील साहब से, और वो इंटीमेशन लेटर की 15-20 कॉपियां निकाल के घर पे रख दो। यदि कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है ना और हैरान परेशान कर रहा है, उसके हाथ में इंटीमेशन लेटर की कॉपी पकड़ा दो कि भाई ये इंटीमेशन लेटर कि मैंने आपकी कंपनी से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रखा है, उसमें पूरा एक तरीके से बनता है जिसमें आरबीआई की गाइडलाइन, पुलिस संबंधी जानकारी, सोशल मीडिया, नोटिस की डेट्स वगैरह पूरी एक ब्रीफ मेंशन होती है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप प्रायर नोटिस और जो इंटीमेशन लेटर है उसका फॉर्मेट दीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति की तकलीफ अलग होती है।
प्रत्येक व्यक्ति का इश्यूज अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति के लोन के डिफॉल्टर का तरीका अलग होता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए इंटीमेशन लेटर भी अलग होता है और उसका प्रायर नोटिस भी अलग होता है, जो आपकी स्टोरी के आधार पर ही आपके एडवोकेट्स द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि फॉर्मेट काम नहीं आता है, फॉर्मेट कभी भी गले में फंदा डालता है, इसीलिए अपने नोटिस को ड्राफ्ट करवाए खुद ही। आप चाहे तो किसी भी एडवोकेट से टोटल वर्किंग भी डिसाइड कर सकते हैं या आप फॉर्मेट नोटिस भी ले सकते हैं, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अब प्रायर नोटिस भेज दिया आपने, 8 दिन बाद डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दी या रिटर्न लिफाफा आ गया। रिटर्न लिफाफा आ गया तो आपको यह देखना है कि उस पर लिखा क्या है, क्या कंपनी का एड्रेस बदल गया है? अगर बदल गया है तो नए एड्रेस पे वो प्रोसेस वापस कर दो, वापस नोटिस भेज दो, बदल गया है। लेकिन अगर 2-3 एड्रेस है और 2-3 एड्रेस में एक जगह भी डिलीवर्ड हो गया ना, आपको वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका काम हो गया। अब रिकवरी एजेंट आके हैरान परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो साहब उनके हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाओ। रिकवरी एजेंट की मजाल नहीं है कि आपके घर वालों को परेशान करे, अगर घर वाले स्टिक है तो ये चीज ध्यान के रखो। कई लोग क्या करते हैं कि हमारे कई लोग कहते हैं कि सर मैं आर्मी में हूं या गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैं कहीं बाहर रहता हूं, मेरे घर जाके परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में घर वाले भी अपना इंटीमेशन लेटर बनवा सकते हैं। मैं एक बात कहूंगा, मुझे पाली की एक बात याद आ रही है कि पाली के एक क्लाइंट ने क्या हुआ कि रिकवरी एजेंट की प्रताड़नाओं में इतना शिकार हो गया कि उसने कोई विषाक्त खा लिया। मैं शुद्ध भाषा इस्तेमाल करता हूं। विषाक्त खाने पर उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, गंभीर बीमार रहा और 20 से 25 दिन का समय लग गया। अब 20 से 25 दिन के अंदर उसकी जो बुरी कंडीशन हुई वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अब मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो उनके परिवारजन ने संपर्क किया। ऐसी स्थिति में आज भी रिकवरी एजेंट घर पे आकर हैरान परेशान प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया। ऐसी अगर विषम परिस्थितियां है कि आपके घर में कोई व्यक्ति अगर इस तरह का कदम उठा लेता है और वो मानसिक रूप से अगर किसी तरीके से विकृत हो चुका है। हमारे एक दर्शक साथी ने ये भी बात की थी हमको फोन करके कि मेरा बेटा मानसिक विमंदित है, ऐसी स्थिति में उसको लोन दिया गया, उसका मेंटल ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, उसके बावजूद उसको लोन दिया गया है, अब वो लोन डिफॉल्टर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो वहां भी लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं घर वाले अधिकारी के। क्यों? लोन अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, कौन? रिकवरी एजेंट प्रोवाइड करेंगे। बैंक का नाम और एड्रेस वैसे ही आपको मिल जाएंगे, तो ऐसी सोचने वाली कोई बात है नहीं। अब बात ये नहीं आती है कि प्रायर नोटिस भेज दिया, इंटीमेशन लेटर बना दिया तो बात खत्म हो गई। यदि आपने नोटिस दिया है ना, तो नोटिस का री रिप्लाई भी आएगा और आपको री रिप्लाई, जब उनका रिप्लाई आ गया तो आपको री रिप्लाई के लिए भी तैयार रहना है। यानी कि उधर से नोटिस आया, यदि कंपनी अपने डॉक्यूमेंट मजबूत कर रही है ना, तो आप क्यों पीछे हो, आप भी जवाब दो। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी एडवोकेट से बात करते तो उनको कहना पड़ेगा आपको कि एक लोन में 6 बार नोटिस आ सकते हैं और आपको 6 बार जवाब देना पड़ेगा। आप ये देखते हो कि कभी किसी ने नोटिस दिया आर्बिट्रेशन का 48 घंटे का या 6 दिन का, और जो डेट दी उस डेट पे मैं अपीयर नहीं हो पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना रिप्लाई दो कि आपको 48 घंटे पे टाइम दिया, 48 घंटे में कैसे करोगे, 7 दिन में कैसे डाक पहुंचेगी। कभी कभी तो आर्बिट्रेशन की डेट आती है, डेट चली जाती है और बाद में आपको लिफाफा मिलता है जिसकी कोई लीगल वर्थ नहीं होती है। इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस तरह आप ये इंडिया स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग निकालते हो ना, आपके घर पे कोई रजिस्टर्ड लेटर आता है ना, आप उसके बार कोड को देखकर आप उसकी भी ट्रैकिंग निकालो और उसकी ट्रैकिंग को अटैच कर लो। मतलब सबूत आपको तैयार रखने हैं। कल हमारे क्लाइंट ने बात की थी कि भाई एक एनबीएफसी ने उनको नोटिस भेजा, उनको हियरिंग में उपस्थित रहने को कहा 5 तारीख को और नोटिस उनको मिला 6 तारीख को। अब उन्होंने मुझे तो कहा था सर मुझे 7 तारीख को मिला, यानी कि कल मिला है, आज ही मिला। कल कॉल फोन किया तो मैंने कहा भाई आप बार कोड भेजो। मैंने बार कोड से टेली किया तो साहब नोटिस तो आपको 6 तारीख को मिला है। वो कह रहे नहीं 7 को मिला है। देखो कोई बात नहीं, उन्होंने भी रिपोर्ट निकाली तो उनको 6 तारीख ही शो करेगी, अपने को 6 तारीख शो कर रही है, तो हमको केवल 6 तारीख के आधार पर रिप्लाई भेजना है कि भाई आपने हमको आर्बिट्रेशन में उपस्थित रहने के लिए जो डेट दी थी, हमको नोटिस रिसीव 6 तारीख को हुआ है, और फिर आप अपनी बात, अपना ऑब्जेक्शन है भेज दीजिए। आर्बिट्रेशन को भी जब आप ऑब्जेक्शन भेजे ना,
किसी से भी तैयार करवाए पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ पे खुद के साइन कीजिए और साइन करके जरिए डाक आप भेज दीजिए। उसी आर्बिट्रेशन पे इसी तरह डाक रसीद को चिपका के रखना है। 8 दिन बाद आपको डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी है और डिलीवरी रिपोर्ट निकाल के रख देनी है। हमने एक बार ये भी देखा है कि हमारे एक क्लाइंट ने बताया कि सर मैंने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन भेज दिया, तो उस ऑब्जेक्शन का रिजोइंडर फाइल किया कंपनी ने। कंपनी तो कोशिश करेगी ना, क्योंकि आर्बिट्रेशन एकमात्र हथियार है आपकी लोन की पूरी राशि को रिकवर करने का। वहां कंपनी चाहेगी आर्बिट्रेशन हो जाए, लेकिन आपने ऑब्जेक्शन दे दिया। अब ऑब्जेक्शन देने पर बिना कंपनी का रिजोइंडर किए, बिना कंपनी के विरोध किए आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर देंगे तो कल आर्बिट्रेटर की टेंशन है। अब आर्बिट्रेटर के सामने जब उन्होंने रिजोइंडर फाइल किया तो रिजोइंडर पर भी आपको रिप्लाई देना है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। मेरा कहना है कि आपको यह समझ लीजिए कि यदि आप लोन का सेटलमेंट चाहते हैं तो आपको यह सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। आप प्रायर नोटिस देंगे ना, तो प्रायर नोटिस किसका दे सकते हैं? लोन मोरेटोरियम का दे सकते हैं, लोन रिस्ट्रक्चर का दे सकते हैं, आप रिकवरी एजेंट की बदसलूकियों का दे सकते हैं, आप सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट आर्बिट्रेशन का दे सकते हैं। लेकिन अगर उनका कोई रिप्लाई आता है तो आपको उसका रिप्लाई करना है, क्योंकि सेक्शन 25 से उनको केवल एक ईएमआई का लाभ होगा। 138 एनआई एक्ट से भले पूरी राशि का हो सकता है, लेकिन आपने प्रायर नोटिस भेजा तो विकल्प खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर जाहिर सी बात है एकमात्र आर्बिट्रेशन उनका हथियार है। और यदि आर्बिट्रेशन भी आपने ऑब्जेक्ट कर दिया, रिजोइंडर का भी रिप्लाई फाइल कर दिया, तो यकीन मानिए साथियों कि आर्बिट्रेटर भी अवार्ड करने से पहले सोचेगा। और कंपनी भी उस अवार्ड को यदि कोर्ट में पेश करती है तो वो जानती है कि जो व्यक्ति प्रायर नोटिस दे सकता है, जो व्यक्ति इंटीमेशन लेटर दे सकता है, जो व्यक्ति नोटिस के रिप्लाई दे सकता है, जो व्यक्ति आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, जो रिजोइंडर का रिप्लाई फाइल कर सकता है, वह क्या कोर्ट में उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके नहीं आएगा? जाहिर सी बात है हमारा अवार्ड खारिज हो जाएगा। और जब एक अवार्ड खारिज हो जाएगा तो दूसरे अवार्ड पर भी उसका असर आएगा, और ऐसी स्थिति में वो अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए रखा नहीं जाएगा। हमारे कई साथी फोन करके कहते हैं कि सर कंपनियों ने हमारे खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया, उसके बाद भी रिकवरी एजेंट घर पे आके परेशान कर रहे हैं। तो चुप क्यों है? चुप क्यों है? क्यों नहीं उनकी भी आप बैंड बजाएं? क्यों नहीं उनको भी इंटीमेशन लेटर बेस ऑफ आर्बिट्रेशन दिया जाए कि वो आपके घर के पर कदम नहीं रख पाए? साथियों, मेरा आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो ये है कि लोन सेटलमेंट हो, लोन मोरेटोरियम हो, लोन रिस्ट्रक्चर हो, रिकवरी एजेंट की बदसलूकी हो, या आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो, या पुलिस वकील और जज के नाम पे फर्जी कॉल की बात हो, या आज की तारीख में भी आईपीसी 420 और 406 के मामले हो, उन तमाम मामलों के अंदर यदि आप प्रायर रूप से रिप्लाई करते हैं हर चीज का, तो यकीन मानिए कंपनियों के पास, एनबीएफसी के पास घुटने टेकने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप सिविल स्कोर की चिंता करोगे तो कोई इलाज नहीं है, तो कोई रास्ता नहीं है। साथियों, मेरा आज का वीडियो केवल और केवल इस मकसद से है कि यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं, यदि आप कर्ज के दलदल में फंस गए, यदि आप राशि पे नहीं कर पा रहे, कोई उचित विकल्प नहीं मिल पा रहा है, कोई चल अचल संपत्ति नहीं है कि जिसको बेच कर निस्तारण कर सके, तो ऐसी फाइल तैयार कीजिए खुद की, खुद का वकील खुद बने। लेकिन यह भी कहता हूं कि पहला ड्राफ्ट एडवोकेट से कराएं, लीगल एक्सपर्ट से मिले, ताकि आपके कंटेंट में कोई गलती ना हो। एक बार कहा था मैंने कि मेरा लंबा वीडियो आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आज का कंटेंट मेरा ऐसा है कि मैं तमाम कॉल बुक जो हमसे कर चुके हैं, वो हमारे तमाम दर्शक सब्सक्राइबर्स जो हमें देखना पसंद करते हैं, मैं चाहता हूं आज का वीडियो मेरा हर लोन डिफॉल्टर जो हमारा सब्सक्राइबर है या नहीं है, वह प्रत्येक व्यक्ति देखे, प्रत्येक व्यक्ति सुने। आपको मैं ये भी कहूं कि आप जो भी लोन से संबंधित नोटिस भेजते हैं ना,
वो अपने एडवोकेट्स के पास ना रखें, अपने पास रखें, अपने पास घर में लॉक रखें। इसके पीछे कारण बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई नोटिस भेजा, अब नोटिस वकील साहब ने भेजा और उसकी डाक रसीद भी उनके पास है, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी आप उनके पास है, और मान लीजिए कभी आपकी उन वकील साहब से बिगड़ गई, बात बन ही नहीं रही है, और फिर जब आप उनसे आपकी फाइल मांगने जाओगे ना, आप ये कह सकते हो कि मुझे तो इन्होंने स्कैन करके भेज दी, उन स्कैन की हुई डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। डॉक्यूमेंट में वैल्यू होती है जो आपका नोटिस मेन होता है जिसपे आपके साइन है, उसके अलावा इस डाक रसीद की, अगर ये डाक रसीद नहीं है, ये डिलीवरी रिपोर्ट नहीं है, तो आपका नोटिस हो गया जीरो। यानी कि आपने उन वकील साहब से प्रायर नोटिस भिजवाया, इंटीमेशन लेटर बनवाया, नोटिस के रिप्लाई दिलवाए, आर्बिट्रेशन जवाब दिलवा दिया, लेकिन जब आपको अपने बचाव के लिए इस फाइल की आवश्यकता थी और मान लीजिए वकील साहब ने, आपके हालात खराब है, आप फीस पे नहीं कर पाए, कुछ फीस बाकी है, और वो आपको कह दे भाई फीस दो और फाइल ले जाओ, उस समय आप पूरी स्थिति में फंस जाओगे। इसीलिए मेरी सलाह होती है कि कोई भी नोटिस भले आप एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाएं, नोटिस आप भेजें, डाक रसीद, नोटिस की कॉपी और डिलीवरी रिपोर्ट अपने पास रखें, अपनी फाइल खुद बनाएं। हम लगभग लोगों को यही सलाह देते हैं कि आप नियरेस्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करें। यदि आपको वहां पर सजेशन नहीं मिल पाता है तो ही आप किसी ऑनलाइन एडवोकेट के कंसल्टेशन में जाएं, और वहां पर भी अगर आप उनसे नोटिस बनवाते हैं तो क्या आपकी स्टोरी पे बना है, क्या आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर उन्होंने रीड किया है, वो सारी चीज देख लीजिए, और फिर उस नोटिस का पीडीएफ खुद सिग्नेचर कीजिए, उसको पढ़ लीजिए क्योंकि सिग्नेचर आपके है, और फिर उसको भेजिए। यानी खुद की फाइल खुद तैयार करो, नोटिस भेजो, डाक रसीद लगाओ, डिलीवरी रिपोर्ट लगाओ, जो री रिप्लाई आता है उस री रिप्लाई को लगाओ, री रिप्लाई को वापस अपने वकील साहब को भेजो, कॉपी भेजो, वो वापस जवाब बना के देते हैं उसको भेजो। खुद की फाइल यदि खुद मेंटेन करेंगे ना, तो दुनिया में कहते हैं खुद का वकील इंसान खुद ही बन सकता है, लेकिन सजेशन जरूर ले, बिना सजेशन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप फर्म के नाम पे लोन है तो फर्म की सील लगाए, सिग्नेचर करें, भले उसमें को एप्लीकेंट आपके घर का दूसरा कोई मेंबर है, उसके किसी सिग्नेचर की आपको आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी में हो उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है, सेक्शन 25 का केस हो उसके लिए भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, आर्बिट्रेशन के मैटर में भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट के भी डिटेल वीडियो बना हुआ है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे, हर टॉपिक पर लोन डिफॉल्टर्स के लिए वीडियो बना हुआ है। तो साथियों, आज का मेरा स्पेशल वीडियो संदेश ये है कि लोन के कर्ज में यदि डूब चुके हो, दलदल में यदि धंस चुके हो, तो फिर लोन पर लोन लेकर लोन चुकाना विकल्प नहीं है, रिकवरी एजेंट से डर कर विकल्प नहीं है। परिवार को विश्वास में लें और फिर लोन रिस्ट्रक्चर, लोन मॉरेटोरियम, लोन सेटलमेंट के लिए आपको ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तब कंपनी खुद ब खुद आपसे संपर्क करती है कि मामले को बैठकर निपटाते हैं, और जब मामले को बैठकर निपटाते हैं ना तो मामला मामूली राशि में सेटलमेंट में निपट जाता है। एक टॉपिक में बीच में लूंगा, हमारे भिंडर के एक दर्शक हैं, वो मुझे अक्सर फोन करते हैं और सेक्शन 25 के बारे में मैंने उनको 10 बार कह दिया कि आप हमारा वीडियो देखो, उसमें सारी जानकारी है। वो चिंता में आ गए, लेकिन मैंने कहा उनको कि भाई आपके केस की अगली डेट देख लेना, कितने महीने बाद जाती है। कल रात को उनको फोन आया और कहा सर आपने कहा वैसा ही हुआ। अरे भाई, रात दिन कोर्ट में रहते हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं में रहते हैं, यदि यहां पर यदि हम बेहतर जानकारी नहीं दे पाए तो आपको कौन जानकारी दे पाएगा। साथियों, हमारा हर कंटेंट, एक एक शब्द हमारे अनुभवों और हमारे कर्म से बना है। वीडियो पसंद लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो। और इतनी सी उम्मीद तो करूंगा, यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंस चुका है, उसको कोई वे नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारा वीडियो एक बार जरूर उनको शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि हमारे YouTube का ये सबसे अधिक देखे जाने वाला वीडियो बन सकता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बात की है। ग्राउंड लेवल पे एक आदमी अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़ सकता है, ये बताने का हमने पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके मन में कोई संदेह, कोई सवाल है तो चैनल पर विजिट करें। चैनल पर भी उपलब्ध आपको जवाब उपलब्ध नहीं हो पाता है, देन
जो नंबर दिया हुआ उस पर कॉल बुक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और प्रॉपर सलाह ले सकते हैं। बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे वीडियो आपको नया हौसला, उम्मीद देते हैं और जीवन को नए सिरे से शुरू करने की ताकत देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।